हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द टर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। मान लो कि दो वेक्टर दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस ए वेक्टर का इफेक्ट या कंपोनेंट इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा, या फिर बी वेक्टर का इफेक्ट या कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये निकालना सीखेंगे। उसके बाद पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। और लास्ट में मच मोर कॉन्सेप्ट थ्रू इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर बोले तो डायरेक्शन वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप। इस डायरेक्शन में लेते हैं आई कैप का डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर इधर लेते हैं जे कैप का डायरेक्शन, और इन दोनों के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड ये है के कैप का डायरेक्शन। पर इस डायरेक्शन को हम इस बोर्ड के प्लेन पे शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको इधर बना देते हैं ऐसे। ये है के कैप का डायरेक्शन। आप समझिए कि ये डायरेक्शन इस बोर्ड पे नॉर्मली आउटवर्ड है। आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और इस स्पेस में इधर कहीं पे एक वेक्टर है ए। इस ए वेक्टर का इफेक्ट आई कैप के डायरेक्शन में है ए एक्स, जे कैप के डायरेक्शन में है ए वाई और के कैप के डायरेक्शन में है ए जेड। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब यहां पे देखो, आई डायरेक्शन के साथ ये ए वेक्टर अल्फा एंगल पे है, जे डायरेक्शन के साथ ये ए वेक्टर बीटा एंगल पे है, और नॉर्मली आउटवर्ड के डायरेक्शन के साथ ये ए वेक्टर गामा एंगल पे है। हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। मेरे हाथ में 4 पेन है, इसके हेल्प से हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखो, ये है आई कैप का डायरेक्शन, ये ब्लैक वाला ये है जे कैप का डायरेक्शन, और नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड ये है के कैप का डायरेक्शन, और ये व्हाइट वाला है ये वेक्टर ए। ये व्हाइट वाला इस आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में कहीं पे स्पेस में है। आई डायरेक्शन के साथ ए वेक्टर के बीच का ये एंगल अल्फा है, जे डायरेक्शन के साथ ए वेक्टर के बीच का ये एंगल बीटा है, और के डायरेक्शन के साथ ए वेक्टर के बीच का ये एंगल गामा है। तो अल्फा, बीटा और गामा समझ में आया? ओके। अब देखो, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना हम लोग सीखे हैं, उसका यूज करते हैं।
इस डायरेक्शन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, तो आई कैप के डायरेक्शन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अल्फा एंगल घुमाएंगे इसको, तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ये होगा आई कैप के डायरेक्शन में इस ए वेक्टर का इफेक्ट या कंपोनेंट, ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। इसी तरह से इस ए वेक्टर का इफेक्ट जे कैप के डायरेक्शन में कितना होगा? तो बीटा एंगल घुमाएंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड इधर जो है वो कॉस बीटा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा। इसी तरह से इस ए वेक्टर का इफेक्ट के कैप के डायरेक्शन में गामा एंगल घुमाना पड़ेगा, तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस गामा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस गामा। और यहां पे देखो इस ए वेक्टर का इफेक्ट आई कैप के डायरेक्शन में ए एक्स है, जे कैप के डायरेक्शन में ए वाई है और के कैप के डायरेक्शन में ए जेड है। इसका मतलब ए एक्स बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा के, ए वाई बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा और ए जेड बराबर ए का मैग्नीट्यूड कॉस गामा। तो यहां से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स और ये ए का मैग्नीट्यूड इसके डिवाइड में ए एक्स बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से कॉस बीटा ए वाई बाई ए का मैग्नीट्यूड, इसी तरह से कॉस गामा ए जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इस पे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है एक वेक्टर है ए बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू। तो इसके लिए ए एक्स ए वाई और ए जेड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे ए एक्स मतलब आई कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट, ए वाई मतलब जे कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट और ए जेड मतलब के कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट। तो आई कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट दिख रहा है, तो ये है ए एक्स, इसी तरह से ये है ए वाई और यहाँ पे 1 हो जाएगा ए जेड का वैल्यू। और ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 अंडर रूट 14। तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए एक्स है 3 बाई ए का मैग्नीट्यूड ये है अंडर रूट 14, कॉस बीटा ए वाई बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए वाई है -2 बाई ए का मैग्नीट्यूड रूट 14। इसी तरह से कॉस गामा ए जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए जेड है 1 बाई ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। तो ये मिला इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं इन द टर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मान लो कि एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और इससे थीटा एंगल पे है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां से ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है।
लेकिन यहां पे अगर हम पूछें कि b का इफेक्ट a के डायरेक्शन में कितना होगा, तो आप लोग b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में बोलेंगे b cos थीटा। b वेक्टर का इफेक्ट a वेक्टर के डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? b cos थीटा, b cos थीटा। और अगर हम पूछ लें a वेक्टर का इफेक्ट b के डायरेक्शन में, तो बोलेंगे a cos थीटा। a वेक्टर का इफेक्ट b वेक्टर के डायरेक्शन में, तो a cos थीटा, a cos थीटा। अब यहां पे देखो a डॉट b बराबर एक ए बी कॉस थीटा, तो b cos थीटा का वैल्यू यहां से अगर निकालें तो b cos थीटा बराबर होगा a डॉट b और ये a का मैग्नीट्यूड इसके डिवाइड में। तो यहां पे हम b cos थीटा बराबर लिख सकते हैं a डॉट b बट्टा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से a cos थीटा का वैल्यू a cos थीटा इक्वल टू a डॉट b और ये b का मैग्नीट्यूड इसके डिवाइड में आएगा, तो a cos थीटा बराबर a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर और बट्टा इस b वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड b, ये यहां पे आप गौर से देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में है वेक्टर a और नीचे में है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको a वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वही वाला वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है। तो यहां पे देखो a वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b डॉट a वेक्टर का यूनिट वेक्टर, b डॉट a का यूनिट वेक्टर। इसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय b का मैग्नीट्यूड, मतलब b का यूनिट वेक्टर। इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, आपके पास दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर होगा जिसको आप घुमाओगे और दूसरा वेक्टर होगा जिसके डायरेक्शन में घुमाओगे, तो आपको उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसको डिवाइड कर देना है जिस वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहां पे b का इफेक्ट a के डायरेक्शन में, मतलब b को घुमा रहे हैं a के डायरेक्शन के तरफ, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट और a के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो इसी डॉट को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यहां पे देखो a का इफेक्ट b के डायरेक्शन में, तो a को घुमा रहे हैं b के डायरेक्शन में, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट बाय b के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो नीचे में b का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना कि दो वेक्टर होगा, एक घुमाने वाला और एक जिसके डायरेक्शन में घुमाएंगे, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जिस वेक्टर को घुमाए हैं उस वेक्टर का इफेक्ट मिल जाएगा जिसके डायरेक्शन में घुमाए हैं उसके अलाउंग। इस पे एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन है एक वेक्टर है a बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और दूसरा वेक्टर है b 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और क्वेश्चन है कि फाइंड कंपोनेंट
ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा ए वेक्टर के अलोंग, मतलब आप बी वेक्टर को घुमा रहे हो ए वेक्टर की तरफ, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा इफेक्ट ऑफ बी या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो करें इसको, ये आएगा ए डॉट बी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 3 -3, और -1 इंटू 2 -2, और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 13, और 1 का स्क्वायर 1, तो 13 + 1 14। ए का मैग्नीट्यूड मिला अंडर रूट 14, तो ये बराबर -3 - 2 -5, तो 6 - 5 1 बाय अंडर रूट 14। इतना मैग्नीट्यूड मिला इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक। तो ये तो मैग्नीट्यूड मिला। अब अगर इसी में पूछ दें कि बी वेक्टर का इफेक्ट ए वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, तो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के डायरेक्शन में दिख रहा है यहां पे, तो इसी मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के डायरेक्शन के साथ गुना कर देंगे, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में इस बी वेक्टर का इफेक्ट मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो इसको ए वेक्टर के डायरेक्शन के साथ गुना कर दो, ए वेक्टर का डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो इसको 1/√14 को ए वेक्टर के डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसके साथ गुना कर देंगे, तो इस बी वेक्टर का इफेक्ट ए वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। यह है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो करें इसको, 1/√14 इंटू ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर यहां पे 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप, और इसको डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √14, √14। ये एक स्टेप और आगे जाएंगे तो इसमें बाय में √14 है और इसके इंटू में यहाँ पे √14 है, तो √14 इंटू √14 14 हो जाएगा, तो 3/14 आई कैप माइनस 1/14 जे कैप प्लस 2/14 के कैप। तो ये आया इस बी वेक्टर का इफेक्ट ए वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो प्रोसेस को देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
यहां पे एक रेफरेंस लेते हैं y डायरेक्शन, x डायरेक्शन। यहां पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, और यहां पे एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। इस P पॉइंट का यहां से, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस P पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो वेक्टर मिला ये है इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको R1 बोल देते हैं, वेक्टर R1। और इस ओरिजिन से इस Q पॉइंट को मिलाओ तो ये जो वेक्टर मिला ये है इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर R2 बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल इस P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया तो ये होगा इन दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ, यही डिस्प्लेसमेंट है। और पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया है तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। यहां पे ये R1 वेक्टर हम लिख सकते हैं, R1 वेक्टर इक्वल टू x1 इफेक्ट है i कैप के डायरेक्शन में और y1 इफेक्ट है j कैप के डायरेक्शन में। तो R1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह से R2 वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यहां पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इस R1 वेक्टर के हेड से D वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो R1 वेक्टर के टेल से D वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तब जो वेक्टर मिलेगा ये होगा R1 और D वेक्टर का रिजल्टेंट। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर R2 वेक्टर। तो अब यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहां से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू, ये R2 और R1 वेक्टर पता है, वहां पे R2 वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1 वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसमें से इसको कट करो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप के डायरेक्शन में प्लस y2 माइनस y1 j कैप के डायरेक्शन में, y2 माइनस y1 j कैप के डायरेक्शन में। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस पे एक क्वेश्चन कर लें यस, क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं। ये एक रेफरेंस है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, ये P पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पे है Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,-1। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है R1 और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा
ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 3 आई कैप, अब प्लस y2 माइनस y1, तो -1 -2, तो -1 -2 ये बराबर -3 हो जाएगा, तो -3 j कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें k कैप का डायरेक्शन भी ले सकते हैं यहां पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो जाएगा। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ पे z एक्सिस भी ले सकते थे हम लोग, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18, ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो वेक्टर है a और b। वेक्टर a बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर b बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और पूछा जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन को समझे ध्यान से। दो वेक्टर है ए और बी, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो यहां पे ए और बी इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो ए क्रॉस बी इस बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो ए बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और उसी ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो प्लानिंग समझ में आया? स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी निकालो, पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म का यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप के डायरेक्शन में इस ए वेक्टर का इफेक्ट है 2 -1 और 3, 2 -1 3, और बी वेक्टर का इफेक्ट है 1 1 -2 1 1 -2। यहां से आई कैप इनटू इस आई कैप के डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का इफेक्ट लिख रहे हैं, तो इस आई कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, इसको देखो। यहां से स्टार्ट करेंगे, -1 इंटू -2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 3, अब प्लस जे कैप इंटू, अब जे कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है और स्टार्ट यहां से करेंगे, 1 इंटू 3 3 और -2 इंटू 2 तो -4 प्लस के कैप इंटू, अब के कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखेंगे और स्टार्ट यहां से करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू -1 ए क्रॉस बी वेक्टर मिला 2 -3 -1 आई कैप, माइनस आई कैप, 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7 जे कैप प्लस 7 जे कैप,
2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 के कैप प्लस 3 के कैप। ये है A क्रॉस B वेक्टर जो इस AB के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा A और B के प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 1 50, और 3 का स्क्वायर 9, तो 50 और 9 59, 59। ये है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर, तो A क्रॉस B वाला वेक्टर और बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यही होगा A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर। तो A क्रॉस B वाला वेक्टर ये है माइनस आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 59। ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द प्लेन ऑफ AB। ठीक, क्वेश्चन को समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब इक्वल लेंथ का 6 साइड, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। ये सभी साइडें इक्वल लेंथ का है। ये है हेक्सागोन का सेंटर, इसको O बोलेंगे। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, D, E और F। यहां पे एंगल देखो 1 2 3 4 5 6 एंगल है और सभी एंगल इक्वल है। इन 6 एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का मिलेगा। एक एंगल को थीटा माने तो 6 इंटू थीटा बराबर 360 डिग्री। 6 से ये 36 कटेगा, ये 60 मिलेगा, तो थीटा बराबर 60। एक एंगल मिला 60 डिग्री का। अब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ट्रायंगल में। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 गया तो 120, 2 से ये 120 कटेगा 60, तो थीटा 60 डिग्री मिला। तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। तो ये ट्रायंगल ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें पूछा जा रहा है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF, इसका वैल्यू कितना होगा? AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें।
हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है, तो ये सभी साइडें भी, ये सभी लेंथ भी इक्वल होगा। सभी लेंथ इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड का है। यहां पे इस ए बी वेक्टर के पैरेलल है ये ओ सी वेक्टर, तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लगा सकते हैं। तो ये है ए बी वेक्टर ओ सी, इसी को आप ए बी मानो। अगला है ए बी के बाद ए सी। ए सी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ए बी वेक्टर के हेड से बी सी वेक्टर का टेल जुड़ा है, तो ये ए सी ए बी और बी सी का वेक्टर सम होगा। ये ए सी ए बी प्लस बी सी वेक्टर के बराबर है और ए बी वेक्टर ये ओ सी है और बी सी वेक्टर के पैरेलल ये ओ डी वेक्टर है, तो ओ डी। ठीक, अगला है ए डी। तो यहां पे देखो ए डी ये है ए ओ प्लस ओ डी, और ये ए ओ और ओ डी सेम डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड का भी है, तो हम इस ए डी को लिख सकते हैं 2 इंटू ओ डी, मतलब ओ डी प्लस ओ डी। ठीक, ए डी हो गया। अब ए ई, ए ई, ये ए ई वेक्टर ए ओ और ओ ई का वेक्टर सम है, तो ए ई को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ ई, और ए ओ ओ डी के बराबर है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में, तो इस ए ओ को लिख देंगे ओ डी, तो ए ई को लिख सकते हैं ओ डी प्लस ओ ई, ओ डी प्लस ओ ई, ई पॉइंट यहां पे है। ठीक, अब अगला है ए एफ। ए एफ, तो ये ए एफ वेक्टर ओ ई के पैरेलल है, तो ए एफ को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपका दो ओ ई, ओ ई। अब यहां पे देखो ओ सी और ओ डी के बीच का एंगल, ओ सी और ओ डी के बीच का एंगल ये है 60 डिग्री, और ओ डी और ओ ई वेक्टर के बीच का ये एंगल भी 60 डिग्री। अब यहां पे देखो ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर और ओ ई वेक्टर का डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन लेंथ मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है, तो हम यहां पे ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं। मान लें कि इस डायरेक्शन में वेक्टर है ओ सी प्लस ओ सी, इस डायरेक्शन में ओ सी प्लस ओ सी मतलब, और ओ सी का मैग्नीट्यूड इस ओ डी के मैग्नीट्यूड के बराबर मतलब ए, तो ए प्लस ए 2a, और इस डायरेक्शन में ओ डी, इस डायरेक्शन में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, और फिर इस डायरेक्शन में ओ ई ए प्लस ए 2a, ये। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। अब यहां पे 3 वेक्टर दिख रहा है 2a, 4a और 2a, और ये एंगल भी दिख रहा है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है p और p, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इसके बीच में जाता है, मिड में जाता है, यहां से भी 60 डिग्री पे और यहां से भी 60 डिग्री पे, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है p। ठीक, तो यहां पे देखो ये 2a और 2a इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है,
दोनों के बीच का एंगल 60 + 60 120 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इसके मिड में, इन दोनों के बीच में जाएगा, इसी 4A पे चला जाएगा। और इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन्हीं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है 2A। मतलब इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट मिला, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट मिला 4A प्लस इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसी 4A पे गया है और वो 2A है। तो 4A + 2A 6A, 6A। इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट 6A मिला बराबर 6A। और A माने हैं हम OD के मैग्नीट्यूड को, तो इसको लिख सकते हैं 6OD वेक्टर, 6OD वेक्टर। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर है P बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पूछ रहा है फाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर P ऑन xy प्लेन, xy प्लेन। इस वेक्टर का इफेक्ट xy प्लेन पे कितना होगा, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड xy प्लेन पे कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये है i कैप का डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, ये है j कैप का डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है, ये -y -j कैप, ये -i, और नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड ये है k कैप का डायरेक्शन, और नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड ये है -k कैप का डायरेक्शन। ठीक, तो यहां पे देखो i कैप के डायरेक्शन में 3 यूनिट है और -j कैप के डायरेक्शन में 2 यूनिट है, इधर है 2 यूनिट, और 1 यूनिट है प्लस k कैप के डायरेक्शन में। तो यहां पे देखें ये बोर्ड का प्लेन ही xy प्लेन है, तो इस बोर्ड के प्लेन पे 2 ही वेक्टर है, 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस बोर्ड के प्लेन पे आएगा। तो xy प्लेन में इस वेक्टर का इफेक्ट 3 और 2 का वेक्टर सम आएगा इधर कहीं पे, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है, तो cos 90 वाला टर्म 0। तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, तो √13 आया इस P वेक्टर का इफेक्ट xy प्लेन पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो देखो देखो। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर है B बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a माइनस b वेक्टर। a माइनस b वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो स्क्रीन को पॉज करें, सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस b वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले a माइनस b वेक्टर तो निकालो। तो a वेक्टर दिख रहा है, b वेक्टर दिख रहा है, तो a माइनस b निकालेंगे। सेम डायरेक्शन वाले में से सेम डायरेक्शन वाले को घटा दो, तो 2 में से 1 गया, तो 1 i कैप, और फिर 3
-1 टू जे कैप और फिर -1 -3, तो -1 ये बराबर हो जाएगा -1 और माइनस +3, तो -1 + 3 +2 के कैप, ये माइनस ये -1 -3, तो +2 के कैप, तो ये मिला a - b वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो इसके लिए जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो a - b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये आएगा √2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 4 8 + 1 9, और ये 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 आएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को। कॉस अल्फा बराबर होता है आई कैप के डायरेक्शन में जितना इफेक्ट है वो बट्टा जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/3 बराबर कॉस बीटा बराबर होता है जे कैप के डायरेक्शन में जितना इफेक्ट है ये बट्टा जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 3। कॉस गामा बराबर के कैप के डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो बट्टा जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बाई 3। तो ये है a - b, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ओके, इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलो फिर से दो वेक्टर है। वेक्टर a बराबर 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर है i कैप प्लस j कैप -2k कैप। और क्वेश्चन है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये थीटा a और b के बीच का यही एंगल है जो फाइंड करना है। तो इन दोनों में से किसको लगाएं? अगर a क्रॉस b को लगाएंगे तो a क्रॉस b का जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा, उसमें i कैप j कैप और k कैप आएगा। तो इसको लगाएंगे तो ये थीटा निकालना मुश्किल है, नहीं निकलेगा। तो इसको लगाओ, क्योंकि a डॉट b करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। तो इसको लगाएं। a डॉट b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? a का मैग्नीट्यूड मिलेगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 4 13 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 13 + 1 √14 और b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 + 1 √6। तो लगाएं इसको। cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 2 × 1। सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ सिंपली गुना कर देंगे। तो 2 × 1 2, -3 × 1 -3, 1 × -2 तो -2 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड √14
इंटू बी का मैग्नीट्यूड √6, तो कॉस थीटा इक्वल टू -3 -2 -5 प्लस 2 -3, या फिर यहाँ पे इस +2 से ये -2 कट जाएगा तो -3 डिवाइडेड बाय √14 इंटू 6, तो 14 इंटू 6 कितना होगा? 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 84। तो यहां से थीटा इक्वल टू मिलेगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -3/√84, ये मिला ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, तो क्वेश्चन को देखें, प्रोसेस को समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं, अब एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां पे इस पैरेललोग्राम का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, मतलब दोनों वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बनता है, और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पे देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन पे है, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आ रहा है, या फिर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड जा रहा है, और ए क्रॉस बी एरिया वेक्टर है। इसका मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड। यहां पे भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इस एरिया का डायरेक्शन बताएगा, तो ए क्रॉस बी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, और ए और बी इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक, अब देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू ए क्रॉस बी, और यहीं पे इन दोनों वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया ए क्रॉस बी का आधा होता है, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, मतलब इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी। ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू, एरिया वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म लगाओ और निकालो आई कैप जे कैप के कैप, और ए का मैग्नीट्यूड आई जे और के डायरेक्शन में 2 - 1 + 3, 2 - 1 + 3, और बी वेक्टर का इफेक्ट
आई जे के कैप के डायरेक्शन में 1 1 और 1 1 1 1। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आई कैप इंटू -1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू 3 तो 3 प्लस जे कैप इंटू, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 3 3 और -1 इंटू 2 2 और प्लस के कैप इंटू, यहां से तो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 तो ए क्रॉस बी का वैल्यू मिला -1 -3 -4 आई कैप, 3 -2 1 जे कैप प्लस 1 जे कैप, 2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3 के कैप। तो ये मिला ए क्रॉस बी मतलब एरिया वेक्टर इस पैरेललोग्राम का। अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 तो 16 प्लस 9 25 प्लस 1 का स्क्वायर तो 25 प्लस 1 26। तो ये मिला इस एरिया का मैग्नीट्यूड। यहीं पे अगर इन दोनों वेक्टर के हेड को मिला दें और अब पूछें कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल का एरिया इसी पैरेललोग्राम के पूरे एरिया का आधा होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये मिला है और इसका मैग्नीट्यूड है √26 √26। तो इस ट्रायंगल का एरिया √26/2 इसी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन एक रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस आई कैप का डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस जे कैप का डायरेक्शन, ये पॉइंट ओरिजिन है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड होगा के कैप का डायरेक्शन। ये है के कैप का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। यहां पे इस बोर्ड के प्लेन पे मतलब आई जे प्लेन पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट 1,3 और एक पॉइंट और है इसी प्लेन पे, इसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट कितना लें 4,2। अब इस ओरिजिन से इस P पॉइंट को मिलाओ तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, इसको R1 बोलो। अब इस ओरिजिन से Q पॉइंट को मिलाओ तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, इसको वेक्टर R2 बोलो। अब इस P पॉइंट से Q पॉइंट को मिला दो तो OPQ एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया वेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, तो 1/2 इंटू ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर तो R2 क्रॉस R1, R2 क्रॉस R1, R2 क्रॉस R1 करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब के कैप के डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ये R1 वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, R1 वेक्टर 1 यूनिट है आई कैप के डायरेक्शन में और 3 यूनिट है जे कैप के डायरेक्शन में, 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसी तरह से R2 वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये एरिया निकालो, इसका डायरेक्शन पहले से ही पता है हमें कि के कैप के डायरेक्शन में आने वाला है। तो R2 क्रॉस R1 इक्वल टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म लगाओ, आई कैप जे कैप के कैप। इस R2 वेक्टर का इफेक्ट
आई कैप के डायरेक्शन में 4 है, जे कैप के डायरेक्शन में 2 है और के कैप के डायरेक्शन में 0 है। के कैप के डायरेक्शन में इस R2 का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस R2 वेक्टर का इफेक्ट आई कैप के डायरेक्शन में 4, जे कैप के डायरेक्शन में 2 और के कैप के डायरेक्शन में 0। इसी तरह से R1 वेक्टर का इफेक्ट आई कैप के डायरेक्शन में 1, जे कैप के डायरेक्शन में 3 और के कैप के डायरेक्शन में 0। तो अब यहां से I इंटू इस रो और कॉलम को नहीं देखना है तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस जे कैप इंटू इस रो और कॉलम को नहीं देखना है 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 4 0 प्लस के कैप इंटू 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इंटू 2 2। तो ये R2 क्रॉस R1 इक्वल टू मिला आई कैप के डायरेक्शन में 0, जे कैप के डायरेक्शन में 0 और के कैप के डायरेक्शन में 12 माइनस 2 10 के कैप। तो इस ट्रायंगल का एरिया वेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू R2 क्रॉस R1 जो कि 10 के कैप आया है। तो यहां से इस 2 से 10 कट जाएगा 5। तो एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 5 यूनिट के कैप के डायरेक्शन में। तो यहां पे देखो इस ट्रायंगल का एरिया 5 यूनिट आया के कैप के डायरेक्शन में, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। ये डायरेक्शन है ये के कैप। यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर है। यहीं पे अगर हम R1 क्रॉस R2 करते तो R1 क्रॉस R2 करते तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही मिलता 5 और डायरेक्शन माइनस के कैप मिलता। तो ध्यान रखना 2D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं। 3D ऑब्जेक्ट के लिए जैसे ये स्फेयर है, अगर ये स्फेयर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कहीं पे भी यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 3D ऑब्जेक्ट में, ठीक। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2D है, अगर कोई डिस्क है, ऐसा डिस्क है, तो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो 2D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे ओनली नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक। तो इसको देखें ध्यान से और समझें। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर 2 वेक्टर दिया है आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे के डायरेक्शन में या फिर दूसरे वेक्टर का इफेक्ट पहले वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा ये निकालना सीखे। और फिर वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो वेक्टर खत्म हो चुका है, आप वेक्टर का क्वेश्चन लगा के देखना। अगला लेक्चर रेस्ट एंड मोशन कैनामेटिक्स के ऊपर आएगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।